Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Alphagwara. Today we are going to discuss the reading named The Extraordinary Watchkin Tench. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. So first of all, let's move everyone to the question category that we have. The first question category that we have here is true, false, not given. So before starting true, false, not given, we have to write down T and F. The first question here is there was a great deal. So there was a great deal of information available about the life of Tench before he arrived in Australia. What they are saying here is कि हमारे पास बहुत सारी जो information थी वो available थी किसके बारे में, टेंच की लाइफ के बारे में जब वो ऑस्ट्रेलिया में आया था. द आंसर फॉर दिस एवरीवन इज फॉल्स, कि नहीं, हमें बहुत सारी ग्रेट डील ऑफ जो नॉलेज थी वो नहीं थी. लेट्स मूव टू द location now. The location that we get everyone is in the paragraph number 2 of this पैसेज. सो पैराग्राफ नंबर 2 में अगर आप मूव करो सो वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. अपार्ट फ्रॉम हिज ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया, कि उसके जो ऑस्ट्रेलिया में जितने साल उसने गुजारे थे, पीपल न्यू लिटिल अबाउट हिज लाइफ बैक इन ब्रिटेन, कि जो लोगों को पता है उसकी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाली लाइफ को के बारे में पता है, जो उसकी ब्रिटेन में, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से पहले ब्रिटेन में रहता था, जो उसकी ब्रिटिश लाइफ है उसके बारे में लोगों को बहुत लिटिल, वेरी लिटिल पता था. दैट मीन्स कि लोगों को उसकी जो लाइफ है उसके बारे में ज्यादा नहीं पता. लेकिन क्वेश्चन में हमें बोले कि नहीं, उनको तो बहुत ज्यादा पता था, तो बहुत ज्यादा तो नहीं पता था ना. सो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चला गया फॉल्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Tench drew pictures to illustrate different places during the voyage. voyage का मतलब होता है जब वो कहीं पर ट्रैवल सर्च के मामले में गया हो. सो उन्होंने बोला है कि जो टेंच था उसने बहुत अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ की थी अलग अलग प्लेसेस के voyage के दौरान. आंसर इज नॉट गिवन, कि ऐसा नहीं है उसने पिक्चर्स ड्रॉ की हो. एवरीवन, इसकी लोकेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेगी. थर्ड पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन वहां पर लिखा है ड्यूरिंग द voyage. सो voyage के दौरान विच वॉज हार्श एंड टुक मैनी मंथ, जो बहुत ही कठिन था और उसको बहुत सारे मंथ्स लग गए थे. टेंच डिस्क्राइब्ड लैंडस्केप्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग प्लेसेस के लैंडस्केप थे उसने उसके बारे में डिस्क्राइब किया. लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बात की है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया कि उसने पिक्चर्स ड्रॉ करके वो डिस्क्राइब किया. सो वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी. तो हमारा आंसर क्या चला गया? हमारा आंसर चला गया जी नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 3. अदर मिलिट्री पर्सनल, अभी ये पर्सनल ना पर्सनल वाला पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल है वर्कर्स वाला. तो जो बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स थे इन न्यू साउथ वेल्स डिड नॉट ट्रीटेड कन्विक्ट्स इन द सेम वे एज टेंच डिड. वो बोल रहे कि जो बाकी मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उन्होंने जो क्रिमिनल्स थे उनको सेम वे में नहीं ट्रीट किया जैसे टेंच को करते थे. आंसर इज ट्रू, कि ये तो आपने एकदम ठीक बोला. और ये कहाँ से ठीक बोला जी? आपको जो फर्स्ट पेज पर आपका पैराग्राफ है फ्रॉम द बिगनिंग वाला, फ्रॉम द बिगनिंग वाले पैराग्राफ में आपको रीड करना पड़ेगा, वहीं से आप रीड कीजिए. फ्रॉम द बिगनिंग टेंच स्टूड आउट एज डिफरेंट फ्रॉम अदर कन्विक्ट्स, कि जो टेंच था वो बाकी क्रिमिनल्स थे थोड़ा अलग लगता था. ड्यूरिंग हिज इनिशियल टाइम इन ऑस्ट्रेलिया ही क्विकली रोज इन हिज रैंक, कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में था उसका रैंक तो बहुत जल्दी बढ़ गया. इसके साथ साथ उसकी पावर और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ गई थी. However, he was still very different from the upper class ruler, लेकिन फिर भी वो बाकियों के कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट था. Who came to rule over the crew, जो बाकी मेंबर्स के ऊपर रूल करने थे ये उनसे बहुत ही डिफरेंट था. He showed humanity towards the convicted workers, उसने जो क्रिमिनल्स थे, जो वर्कर्स थे, उनकी तरफ क्या शो की? ह्यूमैनिटी शो की. ही डिडंट वांट टू ट्रीट देम एज कॉमन क्रिमिनल्स बट एज ट्रेन्ड मिलिट्री मैन. वो उनको कॉमन लोगों की तरह नहीं बिहेव करना चाहता था, उनसे डिफरेंट बिहेव करना चाहता था. हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया जी एवरीवन? हमारे क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि जो बाकी मिलिट्री के पर्सनल थे उन्होंने टेंच को कन्विक्ट्स की तरह नहीं ट्रीट किया. आंसर ट्रू है ना? क्यों? क्योंकि टेंच उनको सबसे डिफरेंट लगता था, सो उसके जैसे उन्होंने ट्रीट किया ही नहीं. सो आंसर इसका आ गया जी ट्रू. Let's move to question number 4. Tench's view towards Aboriginals remained unchanged during his time in Australia, कि जितना टाइम ऑस्ट्रेलिया में टेंच ने गुजारा उसका जो व्यू था एबोरिजिनल्स को लेकर, एबोरिजिनल्स वहाँ के जो कबीले के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के उनको बोलते हैं. सो जो एबोरिजिनल्स को लेकर उसका व्यू था वो अनचेंज रहा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. आंसर इसका फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो चेंज हो गया था. फर्स्ट पेज पर जो आपका लास्ट सेकेंड पैराग्राफ मिलेगा ना आपको, वहां पर इसकी लोकेशन मिलेगी. वहां पर फर्स्ट लाइन से रीड कर लीजिए आप.
When they first arrived, जब वो पहली बार आए, टेंच was fearful and contemptuous towards aboriginals. Aboriginals को लेकर वो बहुत ही डर में था. Because the two cultures did not understand each other, क्योंकि ये तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे. However, gradually he got to know them individually. फिर वो धीरे धीरे उनको अलग अलग से जानने लग पड़ा. Became close friends with them. फिर उन्होंने क्या कर लिया, वो एकदम फ्रेंड्स बन गए. पहले उनसे डरता था, फिर वो फ्रेंड्स बन गए. दैट मीन्स कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया. क्वेश्चन में बोल रहे नहीं, वो तो अनचेंज रहा. अभी अनचेंज नहीं रहा ना, वो चेंज हो गया. सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स चला गया. क्वेश्चन नंबर 5. And aboriginals gave him gifts of food at the time they met. वो बोल रहे हैं जब aboriginals उनको मिले तो उन्होंने उसको फूड गिफ्ट के तौर में दिया जब वो पहली बार मिले थे. आंसर इसका नॉट गिवन, कि ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके मीटअप की बात हुई है, लेकिन उन्होंने उसको फूड एज अ गिफ्ट दिया, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं हुई. सो यहाँ से क्या हो गया हमारा आंसर नॉट गिवन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. The convicts had good knowledge of Australian geography. वो बोले कि ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के बारे में, लैंडस्केप्स के बारे में, एरिया के बारे में जो कन्विक्ट्स थे, जो क्रिमिनल थे, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, अच्छी नॉलेज थी. आंसर इसका फॉल्स है. क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं था. इसकी लोकेशन आपको सेकेंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ एवरीवन, वहां पर मिलेगी लाइन नंबर 1 में. वहां पर लिखा है द कन्विक्ट्स वर नोटोरियसली इल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी. की जो कन्विक्ट्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको तो बहुत ही गलत वे में ज्योग्राफी के बारे में बताया गया था. अगर ज्योग्राफी के बारे में गलत वे में बताया गया था, दैट मीन्स उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी. क्वेश्चन में बोल रहे कि नहीं, गुड नॉलेज थी. गुड नॉलेज तो नहीं थी ना. फिर यहाँ से अपना आंसर क्या है, वो आ गया फॉल्स. क्वेश्चन नेक्स्ट कैटेगरी पर मूव करते हैं. यहाँ पर है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. 2 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास. हम 1 वर्ड को यूज कर सकते हैं, 2 वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, एक नंबर को भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. What could be a concrete proof of Tench's good education? कि टेंच ने बहुत अच्छी एजुकेशन गेन की है, उसका प्रूफ क्या है? आंसर इज हिज डायरीज. जो उसकी डायरीज है वो ही उसका प्रूफ है कि वो उसने बहुत अच्छे वे में क्या किया था, स्टडी किया था. एवरीवन इसकी लोकेशन जो है आपको पैराग्राफ नंबर 2 में फर्स्ट पेज पर मिलेगी. जब आप रीड करोगे फर्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ, उसकी नीचे से लाइन नंबर 4 आप रीड करिएगा. वहां पर आपको टेंच वॉज एजुकेटेड, उसके एजुकेशन की बात मिल जाएगी. अभी हमने नीचे से 4th लाइन से उसको कंटिन्यू करना है. वी डू नो दैट ही वॉज वेल एजुकेटेड. हमें पता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन थी. हिज डायरीज फ्रॉम हिज ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया आर रिटन इन एक्सीलेंट इंग्लिश. कि उसकी डायरीज जो थी ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल के बारे में, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश में लिखी गई है, जो हमें प्रूफ दे रही है. सो उसका प्रूफ हमें कैसे पता चला? उसकी डायरीज में से, हिज डायरीज में से. सो हिज डायरीज आ गया हमारा आंसर. कि एविडेंस क्या, मतलब कि जो उसकी गुड एजुकेशन है, उसका आंसर इज हिज डायरीज. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी इयर्स डिड टेंच साइन द कॉन्ट्रैक्ट टू द फर्स्ट फ्लीट? वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लीट के लिए टेंच ने कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया? आंसर फॉर दिस इज 3 years. एवरीवन, ये आंसर हमें मिल रहा है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में. लास्ट लाइन में आपको फर्स्ट फ्लीट लास्ट वर्ड्स मिलेंगे. First paragraph, last 2 lines. The Tench was one of these unlucky convicts to sign. उसने साइन किया है on to a dangerous journey. उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था. When his ship set out in 1788, he signed a 3 years service to First Fleet. उसने 3 साल की सर्विस, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. क्वेश्चन हमें है कि कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? So answer for this is 3 years. Let's move to question number 9. What was used to control convicts during the voyage? वो बोल रहे हैं कि जब हमने क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना है ट्रैवल के दौरान, वोयाज के दौरान, तब हम क्या यूज करते हैं? आंसर इज चेन्स. तब चेन्स को यूज किया जाता था उनको कंट्रोल करने के लिए. फर्स्ट पेज पर लास्ट 3rd पैराग्राफ में, फ्रॉम द बिगनिंग वाला पैराग्राफ एवरीवन, वहां पर आपको लाइन नंबर नीचे से 5th लाइन में मिलेगा. अंडर टेंच अथॉरिटी ही रिलीज्ड कन्विक्ट्स चेन्स विच वर यूज्ड टू कंट्रोल देम. अभी कन्विक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया गया था? चेन्स को यूज किया गया था ना. तो हमने ये आंसर लगा दिया अपना 9th का, चेन्स. की चेन्स को यूज किया गया था. क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि क्या यूज हुआ, तो चेन्स यूज हुई थी. क्वेश्चन नंबर 10. Who gave the order to punish the aboriginals? कि aboriginals को पनिशमेंट देनी चाहिए. किस बंदे ने ये ऑर्डर दिया था? Who, इंसान का नाम आना यहाँ पर. आंसर इज गवर्नर फिलिप. गवर्नर फिलिप ने इस का कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो ये ऑर्डर था, ये पास किया था. एवरीवन, चेन्स वाले पैराग्राफ में दोबारा मूव कीजिए, वहीं से आपको इसकी लोकेशन मिलेगी.
जब आप चेंज वाले पैराग्राफ को आगे रीड करोगे वहां पर आपको मिलेगा लास्ट थर्ड लाइन से, टेंच ऑल्सो शोड मर्सी टुवर्ड्स एबोरिजिनल पीपल। सो एबोरिजिनल जो पीपल थे उसको लेकर भी टेंच ने बहुत ज्यादा मर्सी शो की, बहुत ज्यादा दयालु हुआ वो। गवर्नर फिलिप ऑफन परस्यूड वायलेंट सोल्यूशंस टू कन्फ्लिक्ट्स। जब वहां पर झगड़ा हो जाता था, गवर्नर फिलिप क्या करता था, वायलेंट, हमेशा खराब ही सोल्यूशन लेकर आता था, हमेशा मारा मारी वाले सोल्यूशंस लेकर आता था। टेंच उसके साथ डिसएग्री कर जाता था। एट वन पॉइंट ही वॉज अनेबल टू फॉलो द ऑर्डर। एक बार क्या हुआ, टेंच ऑर्डर नहीं फॉलो कर पाया। ऑर्डर क्या किसने दिया था, गवर्नर फिलिप ने दिया था। क्या था कि वो पनिश कर दे 10 एबोरिजिनल्स को। फॉलो किसने करना था, टेंच ने, लेकिन वो ऑर्डर दिया किसने था, गवर्नर फिलिप ने। सो यहां से हमारा 10th का आंसर आ गया गवर्नर फिलिप। Let's move to next question, question number 11. When did the name of Hawkesbury River came into being? कि जो river Hawkesbury है उसका नेम कब रखा गया, when, time period, answer is June 1789. इस टाइम पीरियड में हमने उसका नेम रखा था। एवरीवन, फर्स्ट पेज पर लास्ट पैराग्राफ जो आपको मिलेगा उसकी फर्स्ट लाइन में हॉक्सबरी रिवर का नेम आ गया। The Hawkesbury River was named by Governor Philip in June 1789. So June 1789 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव कीजिए। वेयर मतलब लोकेशन। सो वेयर डिड एस्केप्ड कन्विक्ट्स, एस्केप मतलब जो भाग जाते हैं। सो जो क्रिमिनल्स भाग जाने वाले थे, वेयर डिड दे प्लान टू गो, वो कहां पर प्लानिंग कर रहे थे कि हम कहां पर जाएं, आंसर इज चाइना। वो चाइना को जाना चाहते थे। एवरीवन, जो सेकंड पेज है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप रीड कीजिए, आपको वहीं से मिलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ उसमें लिखा हुआ है जो कन्विक्ट थे उसको ऑस्ट्रेलियन की जोग्राफी के बारे में बहुत ही गलत वे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। एज वॉज एविडेंट इन एन अटेम्प्ट बाई 20 एब्सकॉर्डर्स टू वॉक फ्रॉम सिडनी टू चाइना। क्यों, क्योंकि 20 क्रिमिनल्स ने क्या किया, प्लान बनाया कि हम सिडनी से चाइना तक वॉक करके जाएंगे। सो उन्होंने कहाँ को जाना था, उन्होंने जाना था चाइना को। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 12th का चाइना। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच प्लेस डिड टेंच फील अनअकस्टम्ड। जैसे कौन सी जगह थी जहां पर टेंच को फील हुआ कि नहीं वो वहां का नहीं है, वो उससे अनफैमिलियर है, आंसर इज बोटानी बे। बोटानी बे ऐसी जगह थी जहां पर उसको लगा था कि नहीं वो उस जगह को नहीं जानता। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें लास्ट पैराग्राफ में सेकंड पेज पर लास्ट फोर्थ लाइन से मिलेगी। दो टेंच हैड मेड फ्रेंड्स इन बोटानी बे, कि नो डाउट टेंच ने बोटानी बे में क्या बनाए हैं, फ्रेंड्स बना लिए हैं विद एबोरिजिनल पीपल्स। ही कुड नॉट बी श्योर दिस न्यू लैंड वुड बी अनइनहैबिटेड, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस जगह पर तो हम रह ही नहीं सकते। उसके लिए न्यू लैंड थी, न्यू मतलब अनफेमिलियर, अनअकस्टम, ये अनफेमिलियर सा ग्राउंड था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कौन सी जगह उसको अच्छी नहीं लग रही थी, उसको बोटानी बे अच्छी नहीं लग रही थी। सो बोटानी बे हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। Let's move everyone to the next paragraph. Paragraph is are artist liar, कि क्या आर्टिस्ट झूठ बोलते हैं। Let's move everyone, इसके फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 14, पैराग्राफ ए है इसका और इसका आंसर आ रहा है जी 6। द फाइन लाइन बिटवीन लायर्स एंड आर्टिस्ट, की लायर जो झूठे लोग होते हैं और जो आर्टिस्ट है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी फाइन लाइन जितना डिफरेंस है। लेट्स मूव टू ए पैराग्राफ एवरीवन। ए पैराग्राफ में आप सारा रीड करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से आ रहा है, आपको सिर्फ एक लाइन से ये समझ आ सकता है। ए पैराग्राफ की एवरीवन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लाइन नंबर लास्ट थर्ड। इफ यू कैन लाई, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप झूठ बोल सकते हो, इफ यू कैन लाई यू कैन एक्ट, तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, दैट मीन्स कि यू कैन बी एन आर्टिस्ट। सो अगर आपने झूठ बोल दिया यू कैन एक्ट, अगर आप झूठ बोल सकते हो इफ यू कैन लाई देन यू कैन एक्ट, तो आप आर्टिस्ट भी बन सकते हो। सो यहाँ से आ गया कि इसमें इतना फर्क नहीं है, दे आर ऑल द सेम। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए पैराग्राफ का आंसर इज 6, अ फाइन लाइन बिटवीन आर्टिस्ट एंड लायर्स। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ लग रहा देन यू मस्ट रीड दीज हेडिंग्स, क्योंकि इन हेडिंग्स में और कोई हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। क्रिएटिविटी व्हेन पीपल आए तो हमारा आंसर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हमने झूठ बोलने के लिए कोई क्रिएटिविटी, कोई यूनिक टैलेंट नहीं दिखाया। सो यूनिकनेस की बात नहीं हुई तो हमारा ये 8th आंसर नहीं आ सकता। सो इसलिए हमारा एक आंसर आना था विच इज 6। पैराग्राफ बी एवरीवन, इसका आंसर है 2, बायोलॉजिकल बेसिस बिटवीन लायर्स एंड आर्टिस्ट, की क्या है बायोलॉजी, क्या है साइंस लायर्स और आर्टिस्ट में। लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। बी पैराग्राफ अगर आप रीड करते हो ना, आपको लाइन नंबर 3 से पता चल जाएगा। 3 लाइन में लिखा है, लाइन नंबर 3 बी पैराग्राफ, इंडीड लाइंग एंड आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग स्प्रिंग फ्रॉम अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल रूट। वो बोल रहे हैं झूठ बोलना
और आर्टिस्टिक वे में, आर्ट फॉर्म में स्टोरी बताना, स्टोरी टेलिंग करना, ये दोनों चीजें आती हैं, स्प्रिंग करती हैं, मतलब उगती हैं, उठती हैं। सो आती हैं, कहाँ से आती हैं? एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल रूट्स में से। न्यूरोलॉजी, नो, न्यूरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट स्टडीज द ब्रेन, राइट? सो ये ब्रेन में से ही आती है, दैट मीन्स अवर बायोलॉजी, राइट? वन दैट इज एक्सपोज्ड इन द केसेस ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स, वो बोले जो दिमागी हालत जिनकी ठीक नहीं होती, उन पेशेंट्स में भी ये चीज देखी जाती है। हु सफर फ्रॉम पर्टिकुलर काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट, बोथ लायर्स, दोनों झूठे, और जो आर्टिस्ट होते हैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द टायरानी ऑफ रियलिटी, वो बोल रहे हैं कि जो झूठे होते हैं, लायर्स होते हैं, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो दोनों ही सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं, और वो दोनों क्या करते हैं? अपने मनगढ़ंत कहानियां बनानी स्टार्ट कर देते हैं अपने दिमाग में। सो दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल रूट, दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। सो बायोलॉजिकल जो इसका सेट था, बायोलॉजिकल जो क्राइटेरिया था हमारा, ऑप्शन सेकंड, बायोलॉजिस्ट बेसिस, बेसिस मतलब जो बेसिक हमारा फाउंडेशन बना रहा है लायर्स और आर्टिस्ट का, वो हमारा आंसर आ गया बी पैराग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 16, पैराग्राफ सी, इसका आंसर है जी 4, कन्फैबुलेशंस एंड एग्जाम्पलीफायर्स। अभी इन दोनों की बात ना इसी पैराग्राफ में हुई थी। सी पैराग्राफ में ही आपको ये दो जो वर्ड्स थे देखने को मिलने थे। आपको सी पैराग्राफ में ना पहले ये वर्ड मिलना था लाइन नंबर 5 में, वहां पर लिखा था क्रॉनिक कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन क्या होता है? इज अ रेयर टाइप ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम। ये एक मेमोरी प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों का ब्रेन डैमेज होता है। सो यहाँ पर कन्फैबुलेशन की बात होगी। नीचे अगर आप जाते तो हमारी जो कन्फैबुलेशन के बाद जो एक एग्जाम्पल थी, उन्होंने वन एग्जाम्पल दी हुई थी हमें यहाँ पर एक पेशेंट की। सो वहां पर एक पेशेंट था इन द मिडल ऑफ द सी पैराग्राफ एवरीवन, वहां पर एक पेशेंट्स की बात हो रही थी। कन्फैबुलेटिंग पेशेंट्स आर नियरली ऑलवेज ऑब्लीवियस टू देयर ओन कंडीशन, की वो बोल रहे हैं कि जो जिन पेशेंट्स को ये बीमारी होती है उनको अपनी कंडीशन के बारे में पता ही नहीं होता, एंड विल अर्नेस्टली गिव एब्सर्ड इम्पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ऑफ व्हाई दे आर इन हॉस्पिटल। और अगर वो डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल में है तो वो अपने आप से मनगढ़ंत क्या है एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं वो देनी स्टार्ट कर देते हैं। वन पेशेंट, ऐसे एक बार एक पेशेंट था, आस्क्ड अबाउट हिज सर्जिकल चेयर, explained that during the Second World War he surprised a teenage girl who shot him 3 times in head. So एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट को पूछा गया कि आपके ऐसे यहाँ पर ऐसे सिर में कुछ ऐसा बना क्यों हुआ है, तो उसने बोला कि क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं एक टीनेज गर्ल्स के साथ मिला था तो उसने मुझे 3 टाइम्स हेड में शूट कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे जो सर्जरी है वो दोबारा वापस लेकर आई है लाइफ में। सो उन्होंने एक एग्जाम्पल शो कर दी कि पेशेंट्स उनको अपनी रियलिटी के बारे में पता नहीं है, वो अपने मन में ही कहानियां बनाते रहते हैं और फिर लोगों को यही चीज बताते हैं। सो कन्फैबुलेशन प्लस एग्जाम्पलीफायर्स, सो ये दोनों की बात सिर्फ सी पैराग्राफ में हुई थी। सो यहां से हमारा आंसर आ गया सी पैराग्राफ का, विच इज 4। कन्फैबुलेशंस, वहां पर हमें क्रॉनिक कन्फैबुलेशंस की बात हुई थी। एग्जाम्पलीफायर्स, वहां पर एक पेशेंट की एग्जाम्पल दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, पैराग्राफ डी, आंसर फॉर दिस इज 8। क्रिएटिविटी व्हेन पीपल लैक, कितनी क्रिएटिविटी लगती है जब लोग झूठ बोलते हैं। लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ एवरीवन। डी पैराग्राफ में यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट लाइन्स ओनली। द वाइडर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंडीशन इज what it tells us about ourselves। वो बोल रहे हैं ये जो अभी कंडीशन हो रही है यही चीज है जो हमें हमारे बारे में बता रही है। Evidently there is a gushing river of verbal creativity। वो बोल रहे हैं कि gushing river मतलब जो रिवर बहुत तेजी से बह रही हो उसको बोलते हैं gushing river। वो बोल रहे हैं अभी कि जो verbal creativity है, जैसे हम बोलने में इतनी यूनिकनेस, इतनी क्रिएटिव आइडियाज अपने शो कर रहे हैं, ये हमारे नॉर्मल माइंड का कमाल है। फ्रॉम विच बोथ आर्टिस्टिक इन्वेंशन एंड लाइंग आर ड्रॉन। आर्टिस्ट भी इसी चीज को यूज करते हैं और लायर्स भी इसी चीज को यूज करते हैं। दैट मीन्स कि क्रिएटिविटी कितनी लगती है झूठ बोलने में भी और आर्टिस्ट बनने में भी। सो ये चीज हमारा यहाँ से डी पैराग्राफ में मिल गई और यहाँ से हमारे डी पैराग्राफ का आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कीजिए। पैराग्राफ ई, इसका आंसर है 1। अनसक्सेसफुल डिसीट। अनसक्सेसफुल मतलब जो चीज ना पॉसिबल हो सकी हो, जो अच्छे से पॉसिबल ना हो सकी हो। डिसीट मतलब धोखाधड़ी। सो धोखाधड़ी जो अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाई हो। पैराग्राफ ई में मूव कीजिए एवरीवन। ई पैराग्राफ में आपको रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा ना सेंटर में से। सो यहाँ पर क्या हुआ,
सारे चाहे आप रीड कर लो। एक हमारे पास जॉनथन एटकिन कैबिनेट मिनिस्टर था, उसने अपनी टेल्स के बारे में बताया जो उसने नेशनल न्यूज़पेपर में शो की थी कि उसने नेशनल न्यूज़पेपर ने क्या कर दिया, उसका नेम खराब कर दिया, टेंट कर दिया। द केस विच स्ट्रेच्ड ऑन फॉर मोर देन 2 years, ये केस 2 साल तक चलता रहा। इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ क्लेम मेड बाय गार्डियन अबाउट एटकिन्स रिलेशनशिप विद सऊदी अरब्स डीलर। सो उन्होंने क्या किया, जो ये न्यूज़पेपर था ना गार्डियन, उसने ये बोला जो एटकिन है, जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके नाम इलीगल रिलेशंस है डीलर के साथ, जो आर्म्स में डील करते हैं, जो वेपन्स वगैरह खरीदते हैं। सो उन्होंने बोला कि ये बंदा तो मीट कर रहा है, जो तो उनको मिल रहा है, पेरिस की ट्रिप में उनको मिल रहा है। विट अमेज्ड मैनी इन द हिंडसाइट वाज द शेयर सुपरफ्लूडिटी ऑफ द लाइज एटकिन टोल्ड ड्यूरिंग हिज टेस्टिमोनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो ये एटकिन था उसने बहुत सारे झूठ बोल दिए हैं अपने बारे में बताते समय। एटकिन्स केस क्लैप्स्ड इन जून 1997, वो बोले इस टाइम में उसका जो केस था वो क्या हो गया, बंद हो गया था। When the defense finally found indisputable evidence about his Paris trip, जब उन्होंने ये समझ लिया कि जो भी एटकिन बोल रहा था वो क्या था, वो सही था। Until then, Atkins' charm, fluency, and flair for the theatrical displays of sincerity looked as if they might bring him victory. They revealed that not only Atkins' daughter not with him that day when he was indeed doorstep, but also the minister had simply got into his cars and drove off with no vehicle in pursuit. वो बोल रहे हैं कि उनको लगा था कि जो दे माइट ब्रिंग हिम विक्ट्री, उनको लगा था कि हाँ एटकिन जो है वो जीत जाएगा, जबकि ये चीज़ नहीं हो पाई। जो एटकिन की डॉटर थी उनके साथ नहीं थी उस टाइम, और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपने बोला था कि मैं तो अपने एटकिन ने बोला था मैं तो अपने साथ अपनी डॉटर के साथ मूव कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ये प्रूफ हो गया कि हमें एविडेंस मिल गया। एविडेंस क्या मिला कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सो उनको विक्ट्री नहीं मिली, उनको लगा था दे माइट ब्रिंग हिम विक्ट्री, दे रिवील दैट नॉट ओनली, उनको लगा था ये विक्ट्री आएगी उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दैट मीन्स कि इट वॉज एन अनसक्सेसफुल डिसीट, उन्होंने धोखा देने की कोशिश की लेकिन धोखा दे नहीं पाए। सो पैराग्राफ ई का हमारा आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 19, पैराग्राफ एफ, आंसर इसका है 5। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड कॉमन लायर, कि जो आर्टिस्ट और कॉमन लायर्स उनके इन बिटवीन डिफरेंस क्या है। लेट्स मूव टू एवरीवन एफ पैराग्राफ में आपको ये सेंटर में से मिल जाएगा। इफ यू स्टार्ट रीडिंग एवरीवन फ्रॉम द लाइन नीचे सिक्स लाइन, द की वे इन विच आर्टिस्टिक लाइज डिफर फ्रॉम नॉर्मल लाइज। सो जो आर्टिस्ट झूठ बोलते हैं वो डिफरेंट है नॉर्मल कॉमन लाइज में से, वो डिफरेंट है। कैसे हैं? फ्रॉम द ऑनेस्ट लाई ऑफ द क्रॉनिकल कन्फेबुलेशन इज दे हैव मीनिंग एंड रेजोनेंस बियॉन्ड देयर क्रिएटर, कि जो आर्टिस्ट के लाइज होते हैं, झूठ होते हैं, वो क्या उनके पीछे एक मतलब होता है, एक मकसद होता है, लेकिन जो लायर है वो अपने आप को बचाने के लिए ही सिर्फ झूठ बोलेगा। सो ये एक डिफरेंस हमें मिल गया। सो एफ पैराग्राफ में हमें क्या मिला, द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिस्ट एंड कॉमन लायर, 19th क्वेश्चन का। Let's move to the next category. The next category that we have here is choose 2 letters A and E. Write the correct letter in the boxes 20 and 21 on your answer sheet. So question is, which 2 of the following statements about people suffering from confabulation are true? कि वो ऐसी कौन सी 2 स्टेटमेंट हैं जो लोग confabulation से सफर कर रहे हैं उनके बारे में ठीक है, करेक्ट है। Everyone, इसके 2 आंसर्स हैं। एक, दे डू नॉट डेलिबरेटली टेल अ लाई, एक तो वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलते, ठीक है। ऑप्शन ई है, दे ट्राई टू मेक अप स्टोरीज, वो अपने आप से ही स्टोरीज बनानी स्टार्ट कर देते हैं। और कन्फैबुलेशन में हमने ये तो पढ़ा है, सी पैराग्राफ में कन्फैबुलेशन की बात हुई थी, और ये तो हमने पढ़ा था सी पैराग्राफ में। एवरीवन, सी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए, सी पैराग्राफ में लाइन नंबर 5 से रीड करिएगा जरा सा आप। Chronic confabulation is a rare type of memory problem. एक ये बहुत ही अनकॉमन सी मेमोरी जो दिमाग वाली प्रॉब्लम है, that affects a small proportion of brain damaged people. जो जिन लोगों का ब्रेन डैमेज हो जाता है उनको वो अफेक्ट करती है। In the literature, it is defined as production of fabricated, distorted, misinterpreted memories. वो बोलते हैं हमारे दिमाग में अपने आप से ही मेमोरीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं।
अबाउट वन सेल्फ और द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में भी और हमारे बारे में, विदाउट द कॉन्शियस इंटेंशन टू डिसीव, हम किसी को भी डिसीव करना नहीं चाहते, हमारा कोई भी मकसद नहीं होता कि हम किसी को धोखा दें, ये हमारे मन में अपने आप हो जाता है। दैट मीन्स दे आर नॉट इंटेंशनली, दे आर नॉट डेलिबरेटली ट्राइंग टू स्पीक अ लाई, वो खुद ब खुद झूठ नहीं बोलना चाहते, उनका मन उनके पास नहीं है, उनका मन उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। सो हमारा जो बी ऑप्शन है, दे डू नॉट डेलिबरेटली टेल अ लाई, ये ट्रू है। ऐसे ही ऑप्शन ई हमारा ट्रू है, क्यों? क्योंकि उनके मन में मेमोरीज बन गई ना, तो उनको स्टोरीज क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर एक पेशेंट की बात भी, क्वेश्चन भी उसके ऊपर एग्जाम्पल रीड की थी ना, वहां पर क्या लिखा था, कंफैबुलेशन पेशेंट्स जो होते हैं वो अनअवेयर होते हैं अपनी खुद की कंडीशन को लेकर, उनको अपनी कंडीशन के बारे में पता नहीं होता, एंड विल अर्नेस्टली गिव एब्सर्ड इम्पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दे आर इन हॉस्पिटल। फिर वो अपने आप से मन घड़ंत एक्सप्लेनेशन देनी स्टार्ट कर देते हैं कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, वो डॉक्टर के साथ क्यों बात कर रहे हैं। सो ये क्या किया उन्होंने, अपने आप से ही क्या की, अपने आप से उन्होंने स्टोरीज क्रिएट करने की कोशिश की। सो यहाँ से क्या हो गया, हमारे जो दोनों ऑप्शंस हैं वो आंसर बन गए, विच आर बी एंड ई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22 and 23. Which two of the following statements about playwright and the novelist are true? प्लेराइट्स और नॉवलिस्ट को लेकर कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, एकदम ट्रू है। आंसर्स आर ए एंड ई। दे गिव मोर मीनिंग टू स्टोरीज, जो प्लेराइट और नॉवलिस्ट होते हैं वो ज्यादा मीनिंग देते हैं हमें स्टोरीज को। ई ऑप्शन, वी नो देयर आर लाइज इन द कंटेंट, हमें पता होता है कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं, हम जो भी मूवी देखने वाले हैं उसमें झूठ तो होने वाला है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनको। सो ये दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एवरीवन, लास्ट पैराग्राफ में हमें एफ पैराग्राफ में ये आंसर्स मिलने थे। एफ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अगर आप रीड कीजिए, वहां पर लिखा है of course unlike Atkin, actors and playwright and novelist are not literally attempting to deceive, कि जो एक्टर्स है वो हमें जानबूझकर धोखा देने की कोशिश नहीं करते, because the rules are laid out in advance, क्यों? क्योंकि रूल्स तो पहले से बने होते हैं। कम टू द थिएटर, आप सभी थिएटर में आओ और ओपन दिस बुक, या फिर आप इस बुक को ओपन करो, वी विल टेल यू अ लाई, हम आपको झूठ बताएंगे। दैट मीन्स कि हमें पहले से पता होता है ना कि उन्होंने झूठ बोलना है। सो जो हमारी ऑप्शन ई थी, वी नो देयर आर लाइज इन कंटेंट, वो हमें पहले पता चल गया, क्योंकि थिएटर में मूवी देखने जाओ तो हमें पता है ना वहां पर झूठ है, बुक रीड करो हमें पता है ना वहां पर झूठ है। सो वी नो ऑलरेडी कि वहां पर कॉन्टेंट में लाइज है। सो ऑप्शन ई तो बन गई। ऑप्शन ए हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसमें से हमें मिल रहा है ऑप्शन ए, हमें मिला एफ पैराग्राफ की ना नीचे से 5th और 6th लाइन में, और वहां पर लिखा है कि आर्टिस्ट के लाइज और जो नॉर्मल लाइज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट कैसे होते हैं ऑनेस्ट लाइज से? इज दैट दे हैव मीनिंग, क्योंकि जो आर्टिस्ट के लाइज होते हैं उसमें मीनिंग होता है, मतलब होता है, उसके क्रिएटर ने उसके पीछे मतलब रखा होता है। लेकिन ह्यूमन जो अपने आप लायर्स जो लाइज बोलते हैं वो अपने मकसद, अपने खुद को बचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट करते हैं लाए वो क्या होता है, उसके पीछे एक मीनिंग होता है। सो यहाँ से मीनिंग वाला जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वो करेक्ट चल गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। हमारे पास अभी क्या है, समरी कंप्लीशन है, हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है। क्वेश्चन 24 है, अ डैश एक्यूज जॉनथन एटकिन अ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, की एक कैबिनेट मिनिस्टर था जिसका नाम था जोनाथन एटकिन, उसको किसी ने एक्यूज किया, उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया। सो किसने आरोप लगाया था? एक नेशनल न्यूज़पेपर ने। एवरीवन, लेट्स मूव टू पैराग्राफ ई। ई पैराग्राफ में आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगा जोनाथन एटकिन अ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, इसकी बात होगी। रिकाउंटेड अ टेल to illustrate the horrors he endured after a national newspaper tainted his name. So उसके नेम के ऊपर दाग धब्बा किसने लगाया? नेशनल न्यूज़पेपर ने। उसके आगे एक आर्टिकल भी लगा हुआ है। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? नेशनल न्यूज़पेपर की, एक न्यूज़पेपर ने उसका नाम खराब किया, एक न्यूज़पेपर ने उसको एक्यूज किया, उसके ऊपर आरोप लगाया। सो आंसर इज नेशनल न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 25 is Atkins case collapsed in June 199, कैबिनेट मिनिस्टर हु वाज सेलिंग, जो बेच रहा था, एंड बाइंग, और बाय भी कर रहा था, विद डैश, जो एक ये जो मिनिस्टर था वो किसी के साथ सेल भी कर रहा था, किसी के साथ बाय भी कर रहा था। किसके साथ सेल और बाय कर रहा था? यहाँ पर इंसान का नाम आना था ना, इसलिए हमारा आंसर है आर्म्स डीलर। डीलर मतलब इंसान ना। सो जो बंदा आर्म्स वेपन के साथ डील करता है, जो बंदा वेपन्स बेच रहा है और खरीद रहा है, उसके साथ उसका रिश्ता था, उसके साथ उसका रिलेशन था, उसके साथ वो सेल भी कर रहा था और बाय भी कर रहा था आर्म्स डीलर के साथ, क्योंकि 2 वर्ड्स की लिमिट है। एवरीवन, सेम पैराग्राफ में मूव करते हैं।
सेम पैराग्राफ में अगर आप रीड कीजिए लाइन नंबर 3, वहां पर लिखा है इन्वॉल्व इन अ सीरीज ऑफ क्लेम मेड बाय द गार्डियन, जो न्यूज़पेपर का नाम है, अबाउट एटकिन्स रिलेशनशिप। एटकिन की रिलेशनशिप थी किसके साथ? विद सऊदी आर्म्स डीलर, जो सऊदी आर्म के डीलर थे सऊदी में, उनके साथ उसका रिलेशन था, इंक्लूडिंग मीटिंग, जिसमें वो उनके साथ मिलता था। सो मिलता किसके लिए था? आर्म्स को डील करने के लिए, वेपन को खरीदने के लिए और बाय करने के लिए और सेल करने के लिए ना। तो यहाँ से आंसर आ गया आर्म्स डीलर। सो डीलर जो है हमारा मेन आंसर रहेगा, आर्म्स इसके साथ रहेगा, सऊदी आर्म्स नहीं आ सकता, सऊदी आर्म्स जो है हमारा सिर्फ एडजेक्टिव बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, he was deemed to have his dash. They revealed that not only was Atkins' daughter not with him that day, Atkin की डॉटर उसके साथ नहीं थी और उसने सोचा था कि उसको कुछ मिल जाएगा। आंसर इज विक्ट्री। उसने सोचा था कि उसको जीत मिल जाएगी, उसको विक्ट्री मिल जाएगी। एवरीवन, ई पैराग्राफ की नीचे से 4th लाइन में लिखा है एटकिन्स चार्म, फ्लुएंसी, फेयर फॉर द थ्रेटिकल डिस्प्लेज एंड सिंसेरिटी लुक्ड एट एज इफ दे माइट ब्रिंग हिम। वो उसको कुछ देंगे, क्या लेकर आएंगे उसके लिए? विक्ट्री लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने रिवील क्या किया कि उसकी डॉटर उसके साथ नहीं थी। हमारे क्वेश्चन में डॉटर की बात की है, उन्होंने बोला कि एटकिन को कुछ मिल जाएगा। क्या मिलना था उसको? विक्ट्री मिलनी थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 26 का विक्ट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज एवरीवन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ लग रहे होंगे। क्वेश्चन पैसेज 3 का नेम है थ्योरी और प्रैक्टिस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च कैरिड आउट बाय बिज स्कूल? जो बिज स्कूल ने प्रैक्टिस रिसर्च कंडक्ट की थी, उसका मेन मोटिव क्या था? द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन दैट वी हैव हियर इज MCQs. So question number 27 here is, in the second paragraph, the recommendation given by AACSB is. So जो एक AACSB ने recommendation दी थी सेकंड पैराग्राफ में, वो क्या थी? आंसर है इसका C, to evaluate, ताकि हम ये देख सकें हाउ द पेपर इन्फ्लुएंसेस द फील्ड, कि जो पेपर है वो किसी फील्ड को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये रिकमेंडेशन दी थी AACSB ने। लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ एवरीवन। सेकंड पैराग्राफ में जब हम मूव करते हैं तो हमें वहां पर फर्स्ट लाइन में ही AACSB मिल जाता है। वहां से हम रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं। The debate which first flared during 1950 was reignited in August when AACSB International, the most widely recognized global accrediting agency for business school, announced. AACSB ने कुछ अनाउंस किया। यहाँ तक हमें ये चीज पता चल गई, उसने क्या अनाउंस किया, क्या रेकमेंड किया। इट वुड कंसिडर चेंजिंग द वे इट इवेल्युएट्स रिसर्च, कि जैसे वो रिसर्च को देखती है, एनालाइज करती है, वो अपना वे चेंज कर देगी। कैसे वे चेंज कर देगी? लाइन नंबर 3 में पढ़िए आगे। The study found that traditional modes of academia were not adequately preparing students, कि जो हमारे पुराने मेथड है वो हमारे बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से उनके करियर को लेकर। They faced in current times, जो इस टाइम में उनके करियर्स है उनको लेकर जो हमारे पुराने मेथड है वो उनको नहीं अच्छे से पढ़ा रहे, नहीं अच्छे से समझा रहे। The most controversial recommendation, अभी दोबारा से देखो रिकमेंडेशन की बात हुई, दैट मीन्स कि मेरा आंसर यहाँ से आएगा। The most controversial recommendation in AACSB's draft report, which was sent to round to administrator for their comment, is that schools should be required to demonstrate the value of their faculty's research, not simply by listing its citations in journals. वो बोल रहे हैं स्कूल को क्या शो करना चाहिए कि उनकी फैकल्टी की रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। सिर्फ उसको लिख देना नहीं चाहिए, उनको उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी चाहिए, बट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पैक्ट इट हैज ऑन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, और जो प्रोफेशनल जो उनका करियर है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है उनको वो भी शो करना चाहिए। लेट्स मूव एवरीवन टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए था टू फोकस ऑन लिस्टिंग रिसर्च पेपर साइटेशन ओनली। उन्होंने बोला नहीं, हमें सिर्फ उसको पेपर की साइटेशन को सिर्फ लिखना नहीं है, उनको उनकी वैल्यू भी बतानी है। सो ऑप्शन ए तो आ नहीं सकता। ऑप्शन बी टू कंसीडर द क्वांटिटी ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस, कि कितनी हम एकेडमिक में पब्लिकेशंस करते हैं, कितना हम छापते हैं, उसकी क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी की बात नहीं। ऑप्शन डी टू मेंटेन ट्रेडिशनल मोड्स, नहीं उन्होंने बोला ही नहीं ट्रेडिशनल मेथड्स को मेंटेन करो, उन्होंने कुल बोला है ट्रेडिशनल मेथड्स को चेंज करो। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी, कि जो पेपर है, जो साइटेशंस है, जो रिसर्च पेपर है, वो उनकी फील्ड को, उनके प्रोफेशनल एरियाज को कैसे इंपैक्ट कर रहा है उसको इवेल्युएट करना चाहिए, उसकी वैल्यू को बताना चाहिए। सो यहाँ से आंसर आ रहा है जी 27 का सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। व्हाई डज AACSB पुट फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन? लेकिन AACSB ने ये रिकमेंडेशन ही क्यों दी थी?
ऑप्शन ए इज अवर आंसर, टू गिव फुल प्ले टू फैक्यूलिटीज एडवांटेज, ताकि जो फैक्यूलिटी है उसको अच्छे तरीके से एडवांटेज मिल सके, इसलिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। एवरीवन लेट्स मूव टू द लोकेशन। इसका आंसर एवरीवन हमें मिल रहा है फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 2 ऑन द सेकेंड पेज। AACSB justifies its stance by saying that it wants schools and faculty to play to their strength. AACSB ने ये बोला कि वो चाहते हैं कि जो स्कूल्स हैं और जो फैक्यूलिटी है वो अच्छे तरीके से अपनी सारी स्ट्रेंथ्स को यूज करे, whether they be in pedagogy, in the research of practical applications or in scholarly endeavors। वो बोल रहे हैं चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो रिसर्च के मामले में हो, चाहे हम जो बच्चे हैं उनके वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, हम चाहते हैं कि ये सारा काम हो। ये काम क्यों हो? ताकि जो फैक्यूलिटी है वो अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो प्ले कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सके। सो 28 का आंसर यहाँ से हमें मिल रहा है विच इज ऑप्शन ए, टू गिव फुल प्ले, ताकि फुल स्ट्रेंथ यूज कर सके, टू द फैक्यूलिटीज एडवांटेज, फैक्यूलिटी को एडवांटेज देने के लिए हमने ये सब कुछ किया। क्वेश्चन नंबर 29, why does the author mention the journal strategy and leadership? journal strategy and leadership को author ने क्यों mention किया? Answer is A, to characterize research as irrelevant to company performance। वो ये बोलना चाहता है कि जो रिसर्च है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए, वो irrelevant है, उसका कोई काम नहीं है। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन जर्नल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। ये जर्नल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप हमें कहाँ से मिल रही है, हम ये देख लेते हैं। जर्नल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप हमें मिल रही है यस इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 2006 इशू, अ पेपर इन 2006 इशू ऑफ स्ट्रेटजी लीडरशिप कमेंटेड। उन्होंने कुछ कमेंट किया दैट रिसर्च इज नॉट डिजाइंड विद मैनेजर्स नीड इन माइंड, कि जो हम रिसर्च करते हैं उससे मैनेजर्स की जो जरूरतें हैं, नीड्स है, वो पूरी नहीं होती, उसके लिए हमने इसको नहीं डिजाइन किया। नॉर इज इट कम्युनिकेटेड इन द जर्नल, ना ही उसकी जो जरूरतें हैं, ना ही जो रिसर्च है उसको जर्नल में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना ही जरूरतों को जर्नल में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। दे रीड For most part, it becomes self-referential closed system irrelevant to corporate performance। ये हम सिर्फ अपने खुद के रेफरेंस के वास्ते यूज कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, जो हमारे बिजनेस के लिए इररेलेवेंट है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो स्ट्रेटजी और लीडरशिप की बात उन्होंने क्यों की? ताकि वो ये बता सके कि कंपनी के वास्ते ये जो रिसर्च है ये इररेलेवेंट है। 29 का आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, टू ऑप्शन चूज करनी है। विच टू चॉइसेस आर इन लाइन? इन लाइन मतलब जो अग्री कर रही है, जो एकदम साथ हो। किसके साथ है? जेफरी पेफर और क्रिस्टीना फोंग के आइडिया के साथ कौन सी दो चॉइसेस मैच कर रही हैं? आंसर्स आर बी एंड डी। बी इज बिजनेस एजुकेशन इज नॉट डूइंग देयर जॉब वेल। जो हम बिजनेस की एजुकेशन दे रहे हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स आर इल प्रिपेयर्ड फॉर देयर करियर फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे करियर के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं वो बहुत इल प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट मीन्स वो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता है। ये दो आंसर्स हमारे जेफरी और क्रिस्टीना के साथ अग्री कर रहे थे। एवरीवन लेट्स मूव टू जेफरी का नेम हमें कहाँ से मिल रहा है और क्रिस्टीना का नेम हमें कहाँ से मिल रहा है। लेट्स फाइंड दैट आउट नाउ। ओके, सो yes everyone on the second page, second line, first paragraph, वहां पर आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन में जाफरी का नेम मिल गया, सेकंड लाइन में आपको क्रिस्टीना का नेम मिल गया, राइट। अगर आप यहां से रीड करना स्टार्ट करो, द न्यूज फॉलोड रेदर डैमनिंग क्रिटिसिज्म इन 2002, कि ये जो न्यूज थी जाफरी और क्रिस्टीना ने इनको अच्छे से नहीं लिया। उन्होंने क्या बोला? विच क्वेश्चन वेदर बिजनेस एजुकेशन इन इट्स करंट गाइज इज सस्टेनेबल। क्या बिजनेस एजुकेशन जो उसने अभी अपना रूप धारा हुआ है, गाइज किया हुआ है, क्या वो सस्टेनेबल है? क्या हम इस बिजनेस एजुकेशन को लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं? नहीं। द स्टडी फाउंड दैट ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ एकेडेमिया वर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, कि ये जो मेथड थे, ये जो पुराने मेथड थे, ये हमारे बच्चे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर ही नहीं कर रहे थे, दैट मीन्स इल प्रिपेयर्ड थे फॉर द काइंड ऑफ करियर दे फेस्ड इन करंट टाइम। जो भी करियर ये अभी अपनी करंट टाइम में यूज करना चाहते हैं उसके बारे में तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही थी। सो उनको करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उनको बिजनेस एजुकेशन करेक्ट नहीं मिली। सो इस लोकेशन से हमारे दो आंसर्स मिल गए, एक तो इल प्रिपेयर्ड वाला और एक करियर वाला, कि बिजनेस एजुकेशन अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, अपनी एजुकेशन अच्छे से नहीं दे रहा और बच्चों को बहुत ही गलत वे में प्रिपेयर किया जाता है ये करियर के बारे में यूनिवर्सिटीज में।
Let's move to the next category, true false not given. Question number 32. The debate about usefulness of academic research for business practices is a recent one. वो बोले कि जो हमने अभी डिबेट की है कि academic research business के वास्ते अच्छी है कि नहीं है, वो डिबेट अभी अभी हुई है स्टार्ट. आंसर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो डिबेट तो बहुत सारे टाइम से चली हुई है और उसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है ना फर्स्ट पेज में से. फर्स्ट पेज में जो सेकंड पैराग्राफ है वहां से. द डिबेट विच फर्स्ट फ्लेयर, जो डिबेट पहले स्टार्ट हुई थी, जैसे आग पहले पहले लगती है ना, उसको हम फ्लेयर बोलते हैं, सो ऐसे डिबेट है. द डिबेट विच फर्स्ट फ्लेयर ड्यूरिंग 1950 में वो डिबेट स्टार्ट हुई थी. दैट मीन्स कि इट इज नॉट अ रीसेंट फिनोमिनन. ये अभी अभी कुछ नहीं हुआ, ये बहुत पुराने टाइम से हो रहा है. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या चला गया? हमारा आंसर चला गया फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 33. AACSB's draft report was not reviewed externally. कि जो AACSB की ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसको बाहर वाले एक्सटर्नल लोगों ने नहीं रिव्यू किया था. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो एक्सटर्नल रिव्यूज को मिला था. एवरीवन सेकंड पेज पर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वहां पर आपको लाइन नंबर 5 में मिलेगा AACSB ड्राफ्ट रिपोर्ट विच वॉज सेंट, जो भेजी गई थी राउंड टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को, दैट मीन्स एक्सटर्नल लोगों को दी गई थी. सेंट मतलब भेजना, भेजेंगे अगर हम, दैट मीन्स कि वो हमारे जो बंदा क्लोज नहीं है, जो बाहर है, उसी को हम भेजेंगे ना. सेंड की थी, सो वो बोले कि नहीं सेंड की हमने बाहर वाले लोगों को. यहां से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके क्या चला गया? फॉल्स चला गया. Let's move to the next question. Question number 34. Business school in US spend more than $320 million yearly on research. कि जो business schools हैं US में वो इतना ज़्यादा spend करते हैं साल में अपनी research के ऊपर. Answer is true. ये तो है, इतना पैसा तो वो क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं. इसकी लोकेशन हमें सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसकी लास्ट लाइंस में से मिल रही है. लास्ट थर्ड लाइन में लिखा है दिस रिसर्च इज कोर ऑफ यूनिवर्सिटीज आउटपुट, कि ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड रिसर्च ऑफ एनी काइंड इज एक्सपेंसिव, और रिसर्च किसी भी मामले में आप देख लो बहुत महंगी होती है. AACSB पॉइंट्स आउट दैट बिजनेस स्कूल्स इन अमेरिका अलोन स्पेंड मोर देन 320 मिलियन अ ईयर ऑन इट, कि वो इतने मिलियन जो पैसा है सिर्फ अमेरिका में ही एक साल में स्पेंड कर देते हैं. दैट मीन्स उन्होंने स्पेंड किया है. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रू. Let's move to question number 35. The 35th question here is many universities pursue professional outputs. कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रोफेशनल आउटपुट्स, वो प्रोफेशनल रिजल्ट्स लेकर आना चाहती हैं, उसको ही फॉलो करती हैं, उसको ही परस्यू करती हैं. आंसर इज नॉट गिवन फॉर दिस. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की बात की है, आउटपुट्स की भी बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि वो सिर्फ इनको ही परस्यू करती हैं. सो आंसर इज नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 36. ग्रेटर पब्लिकेशंस बेनिफिट प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल. जो बहुत अच्छी पब्लिकेशंस होती हैं वो बच्चों के साथ साथ प्रोफेसर्स को भी बेनिफिट करती हैं. आंसर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेसर्स को बेनिफिट करती हैं, बच्चों को नहीं करती हैं. और इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 1 से. बट एट अ सर्टेन पॉइंट वन हैज टू वंडर वेदर दिस रिसर्च इज बीइंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सिटी और फॉर स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी एम टू टीच. वो बोले क्या ये यूनिवर्सिटी को बेनिफिट मिलेगा या बच्चों को बेनिफिट मिलेगा? ग्रेटर पब्लिकेशंस विल अट्रैक्ट ग्रेटर फंडिंग. जो अगर तो ज्यादा पब्लिकेशंस होएगी तो ज्यादा उनको पैसा आएगा, फंडिंग आएगी, विच इन टर्न विल बी बेटर स्पेंट ऑन बेटर पब्लिकेशन. वो पैसा हम किसके ऊपर स्पेंड कर देंगे? और भी अच्छी पब्लिकेशन के ऊपर. स्टूडेंट सीकिंग टू एंटर प्रोफेशन आउट ऑफ एकेडेमिया फाइंड दिस साइकिल फ्रस्ट्रेटिंग. लेकिन ये बच्चों के लिए ये साइकिल क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग है. दैट मीन्स कि बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना. सो सिर्फ जो प्रोफेसर्स थे, जो यूनिवर्सिटी थी, उसको बेनिफिट मिल रहा था, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिला. सो यहाँ से आंसर चला गया फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 40 तक हम अभी सॉल्व करेंगे. हमारे पास हाफ स्टेटमेंट है, हमने हाफ स्टेटमेंट को मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 37. मोस्ट प्रोफेसर सपोर्ट एकेडमिक रिसर्च बिकॉज. वो बोलते हैं ज्यादातर प्रोफेसर एकेडमिक रिसर्च को सपोर्ट करते हैं. क्यों सपोर्ट करते हैं? आंसर इज सी. देयर जॉब डिपेंड ऑन इट. क्योंकि उनका काम ही ये है, अगर वो ये सपोर्ट नहीं करेंगे उनका जॉब उनके हाथों से चली जाएगी. सो मोस्ट प्रोफेसर इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं. एवरीवन इसकी लोकेशन हमें मिल रही है ऑन द सेकंड पेज का जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है ना, उसकी लास्ट लाइन में आपको मिलेगा. वहां पर लिखा है फॉर प्रोफेसर्स. एवरीवन लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन, फॉर प्रोफेसर्स द मंत्रा इज ऑफन पब्लिश और पैरिश. या तो आप पब्लिश कर दो या फिर आप पैरिश हो जाओ या फिर आप खुद मर जाओ, खुद डेंजर में जाओ. देयर करियर्स डिपेंड ऑन बीइंग सीन इन द राइट जर्नल. अगर वो
करियर उनको उनका ब्राइट चाहिए तो उनको राइट जर्नल में दिखना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि प्रोफेसर्स का करियर इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो 37 का आंसर एवरीवन हमारा क्या आ गया? आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 38, स्कूल सपोर्ट एकेडमिक रिसर्च बिकॉज, स्कूल्स एकेडमिक रिसर्च को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आंसर इज डी, दे केयर, क्योंकि स्कूल्स रिसर्च के बारे में केयर करती हैं इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस वन एवरीवन। इसकी लोकेशन भी हमें लास्ट सेकंड पैराग्राफ में ही मिल रही है। नीचे से एवरीवन अगर आप रीड कीजिए ना, नीचे से 5th लाइन वहां पर आपको मिलेगी रिसर्च इज ऑल्सो अबाउट। सो रिसर्च इज ऑल्सो अबाउट सीमेंटिंग स्कूल्स एंड प्रोफेसर्स रेप्यूटेशन। जो रिसर्च है वो स्कूल की रेपुटेशन को भी बढ़ाती है और प्रोफेसर की रेपुटेशन को भी बढ़ाती है। स्कूल गेन कूडोज फ्रॉम देयर फैकल्टीज रिकॉर्ड ऑफ पब्लिकेशन। स्कूल को एप्रिसिएशन मिलती है, कूडोज मिलते हैं अगर उनके जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने अच्छी पब्लिकेशन बनाई है। दैट मीन्स कि अगर स्कूल्स को एप्रिसिएशन चाहिए, अगर स्कूल को रिकॉग्निशन चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ये जो पब्लिकेशंस है ये करनी पड़ेगी। सो स्कूल्स ने क्यों इनको सपोर्ट किया? क्यों? क्योंकि उनको एप्रिसिएशन मिली। दैट मीन्स कि उनको बहुत सारी मनी मिलती है, उनको वो इसके बारे में केयर करते हैं क्योंकि जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बिकॉज दे केयर, क्योंकि बाकी ऑप्शन इससे मैच नहीं करती। हेल्प स्टूडेंट टू गो टू टॉप फॉर्म्स, इसकी बात नहीं हुई। ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड की बात नहीं हुई। प्रोग्रेस इनोवेटिव वेज की बात नहीं हुई। सो आंसर इज डी बिकॉज दे केयर। क्वेश्चन नंबर 39, अवर सोसाइटी नीड्स एकेडमिक रिसर्च। हमारी सोसाइटी को एकेडमिक रिसर्च चाहिए, क्यों चाहिए? आंसर इज ए, इट प्रोग्रेसेस एज वी लर्न इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। क्योंकि हमारी सोसाइटी तभी ग्रो होगी, तभी प्रोग्रेस करेगी जब ये इनोवेटिव वेज लर्न करे। सो इसका आंसर है ए 39 का। सेम पैराग्राफ में एवरीवन, सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 3 रीड करिए, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ की ऊपर से लाइन नंबर 3। अवर सोसाइटी प्रोग्रेसेस, हमारी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी बिकॉज वी लर्न हाउ टू डू थिंग्स इन न्यू वे। क्यों? क्योंकि हमने सीखा कि हम न्यू वेज में कैसे काम करें। अ प्रोसेस विच डिपेंड्स हैवीली ऑन रिसर्च, और ये काम कब होएगा? जब हम रिसर्च कर पाएंगे। सो रिसर्च की तो ही हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस की। सो यहां से 39 का आंसर आ गया which is A. Question number 40th, universities resisting AACSB should change. जो यूनिवर्सिटीज AACSB को रोक रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं, उनको चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? आंसर इज बी, क्योंकि ट्रेंड्स और स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं इसलिए उनको भी चेंज होना चाहिए। एवरीवन, वी गेट दिस आंसर फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स रीड कर ली आप, बस काफी आपके लिए। लास्ट 3rd लाइन में लिखा है, दो मेनी यूनिवर्सिटीज रेजिस्टेड द रिपोर्ट, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसकी रिपोर्ट को रोक दिया, रेजिस्ट कर दिया। टुडेज वर्ल्ड कंटिन्यू टू चेंज, लेकिन आज का जो दौर है, जमाना है, जो वर्ल्ड है वो हमारा चेंज हो रहा है। यूनिवर्सिटीज विच प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अवर चेंजिंग फ्यूचर हैव लिटिल चॉइस बट टू चेंज विद न्यू ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जिंदगी, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को चेंज कर रही हैं, उनके पास कोई और चॉइस है ही नहीं, उनको न्यू ट्रेंड्स और स्टैंडर्ड्स के साथ खुद भी चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर क्या आ रहा है 40th क्वेश्चन का? दैट इज बी। सो दिस इज एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।